नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कक्षा 12वीं के इस सृजन पाठ्य पुस्तक की काव्यखंड के अध्याय बिहारी के हमने भक्ति और नीति के दोहे पढ़ लिए थे और आज अपन उसी भक्ति और नीति के दोहों के अगला दोहा श्रृंगार के दोहे, श्रृंगारिक दोहे, जहां नायक और नायिका के प्रेम प्रसंग और नायक और नायिका के नक्शिक सौंदर्य का चित्रण कवि ने बड़ा ही मनोहारी रूप से किया है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पूरा देखें, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रोचक विषय है। तो आइए पढ़ते हैं बिहारी लाल श्रृंगारिक दोहे। बिहारी लाल के जो ये दोहे हैं वो श्रृंगार के दोहे माने गए हैं और श्रृंगार के इन दोहों में कवि बिहारी ने नायिका के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है। जैसा कि यहाँ पर एक पहला जो श्रृंगारिक दोहा है, उस श्रृंगारिक दोहे का अगर मैं प्रसंग लिखूं तो पहले श्रृंगारिक दोहे में क्या कहा है, लिखन बैठी जाकी छवि गही गई गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। यानी पहले इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका के पल पल बदल रहे सौंदर्य का चित्रण किया है। उस सौंदर्य को प्रसिद्ध व अहंकारी चित्रकार भी नहीं बना पाए। तो कवि उस नायिका के उस अनुपम सौंदर्य का चित्रण, नायिका के उस अनुपम सौंदर्य का चित्रण कवि बिहारी ने बड़े सुंदर तरीके से किया है। किस तरीके से किया है, आइए अपन देखते हैं। लखन बैठी, लखन का मतलब होता है चित्र बनाते समय, चित्र बनाते समय। लखन बैठी जाकी छवि, जाकी मतलब जिसकी, छवि का मतलब होता है छवि, और यहां जो छवि है वो नायिका की है। गही गही धारण करके, धारण करके, क्या धारण करके, गर्भ, गर्व, गरूर, घमंड या अहंकार। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। भय न कहते, भय न कहते यानी हो गए, कहते मतलब कितने, कहते मतलब कितने। ठीक है, जगत के चतुर चितेरे, चितेरे का मतलब होता है चित्रकार, चित्रकार, और कूर का मतलब होता है असफल। ठीक है, तो प्रस्तुत यहां दोहे में कवि बिहारी लाल ने नायिका के पल पल बदल रहे, परिवर्तित हो रहे सौंदर्य का चित्रण किया है और उस सौंदर्य को उकेरने के लिए, उस सौंदर्य के चित्र को बनाने के लिए अनेकों चित्रकार जो बड़े घमंडी थे, गर्व से युक्त थे, वो चित्रकार वहां पर उपस्थित हुए और उस नायिका का चित्र बनाने लगे, लेकिन बना नहीं पाए। तो उसी सौंदर्य का चित्रण कवि बिहारी करते हुए क्या कहते हैं कि लिखन बैठ जाकी छवि गही गई गर्भ गरूर, कि इस संसार के समस्त सफल चित्रकार जो बड़े प्रसिद्ध अहंकारी और गर्व से चूर में थे, वह चित्रकार जब उस सौंदर्यवती नायिका के सुंदर छवि का चित्र बनाने के लिए बार बार गर्व के साथ कलम उठाते हैं और उस चित्र को उकेरना चाहते हैं, लेकिन जो ही
उस चित्र को उकेरने लगते हैं, बनाने लगते हैं। भय गए कहते जगत के चतुर चितेरे कुर, और बार बार बड़े गर्व के साथ अपनी कलम उठाकर जो ही चित्र बनाते हैं, त्यों ही नायिका का रूप सौंदर्य बदल जाता है और वह चित्रकार उसके चित्र को बनाने में असफल हो जाते हैं। ये तो था शाब्दिक अर्थ, सरल अर्थ। व्याख्या पूरी सुनिए, ठीक है। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि वह नायिका की नक्शिक का सौंदर्य इतना अनुपम, इतना अद्वितीय है कि कोई भी चित्रकार उसकी छवि बना नहीं सकता। इस संसार में बहुत से ऐसे चित्रकार हैं जो गर्व और घमंड से चूर होकर उस सौंदर्यवती नायिका की छवि को, उसकी रूप को एक चित्र के रूप में उकेरना चाहते थे, लेकिन जो ही उसके चित्र को उकेरते हैं और बाद में बनाने के बाद उस नायिका के सौंदर्य को पुनः देखते हैं, मिलान करते हैं, तो उन दोनों में उस सौंदर्य में भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता आ जाती है। और उस भिन्नता और उस परिवर्तन के कारण बहुत से चित्रकारों का घमंड चूर चूर हो गया, उनका गर्व चूर चूर हो गया और वह उस रूपवती नायिका के चित्र को बनाने में असफल हो गए। तो ये था पहला दोहा जिसमें कवि बिहारी ने नायिका के पल पल प्रतिफल बदल रहे सौंदर्य का चित्रण किया। चलिए दूसरे दोहे में क्या कहा है। जीने पट में जुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसित सपल लवडार। बहुत सुंदर चित्रण किया है यहां पर। इसका भी प्रसंग लिख लेते हैं अपन। इसका प्रसंग यह है, कवि बिहारी ने नायिका के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण या वर्णन करते हुए उसे कल्प वृक्ष के समान नायक की सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली बताया है। और क्या कहा है तो आप देखिएगा इसमें, जीने पट में झुलमुलित झलकतियोप अपार, सुर तरु के मनु सिंधु में लसित सपल्लव डार। कवि ने क्या कहा कि जीने पट यानी महीन वस्त्र में, महीन वस्त्र में झुलमुली एक आभूषण है, ध्यान रखना, एक आभूषण है। झलकती, झलकती का मतलब होता है आप इसे कान का आभूषण भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कान का आभूषण। झलकती मतलब झलकता है, झलकता है, झलकता है। ओप, ओप का मतलब होता है चमक। अपार यानी अत्यंत। सुरतरु, यहां सुरतरु से तात्पर्य क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यहां सुरतरु से तात्पर्य है कल्प वृक्ष से। मनु, मनु आते ही कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। सिंधु का मतलब होता है समुद्र या सरोवर, ठीक है। लसित, लसित यानी शोभित, शोभित। सपल्लव, पत्तियों से युक्त। डार, डार मतलब डाली। बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने यहां पर किया है कि जीने पट में झुलमुली झलकतियोप अपार। प्रस्तुत पद दोहे में कवि बिहारी नायिका के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करता हुआ बताता है कि नायिका ने जीने और महीन वस्त्र धारण कर रखे हैं। पहली बात तो क्या, नायिका ने महीन, जीने जिसमें से पार पार दिखाई देता है, ऐसे जीने और महीन वस्त्र धारण कर रही है। और जीने और महीन वस्त्र में उसके कानों में एक कर्णपत्ता यानी एक आभूषण विराजमान है। और उस आभूषण की शोभा, उस आभूषण की चमक उस महीन वस्त्र से इस प्रकार झलक रही है, इस प्रकार चमकता हुआ सुशोभित हो रहा है, दिखाई दे रहा है
कि उसकी चमक अत्यंत मनोहारी है। ऐसा लगता है मानो जैसे किसी समुद्र के किनारे समुद्र के पानी में कल्प वृक्ष के स्वर्णिम पत्तियों के समान युक्त कोई डाली उस समुद्र में डूबी हुई दिखलाई देती है, जिसकी आभा बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही मनोहारी है। ऐसा में एक बार वापस कर रहा हूं। कवि कहता है कि नायिका ने महीन और जीने वस्त्र पहन रखे हैं और महीन और जीने वस्त्र पहनने के कारण उसकी सुंदरता आभा बाहर झलक रही है। उसने अपने कानों में कर्णपत्ता धारण कर रखा है और उस कर्णपत्ते की आभा, उसकी चमक अत्यंत सुंदर है और उसकी चमक बार बार उस जीने वस्त्र से बाहर उस नायक को दिखलाई देती है, जिससे उसका मन बड़ा ही प्रसन्नचित और आनंदित होता है। वह उस नायक की समस्त मनोकामना पूर्ण करती हुई मानो कल्प वृक्ष के समान लगती है, जिसकी डालियां स्वर्णिम डालियां आधे समुद्र के आधे पानी में डूबती हुई दिखलाई देती हैं, जिसकी उसकी सुंदरता बड़ी ही मनोहारी और मनोहर दिखलाई देती है। तो इस प्रकार कवि ने नायिका के अद्वितीय पूर्ण सौंदर्य का चित्रण अपने यहां पर किया है। ठीक है। तीसरा दोहा, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैन ही सो बात। क्या होता है भाई, कवि बिहारी ने जो देखा उसी का सुंदर वर्णन किया है कि पूरा महल, पूरा भवन लोगों से भरा है, सभी लोग आए हुए हैं। वहां नायक और नायिका दोनों पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों के सामने तो वो मिल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते और एक दूसरे के सामने शर्माने लगते हैं। क्यों? लोग बैठे वहां पर बुरा भरा कहेंगे। इसीलिए इधर नायिका इधर नायक दोनों आपस में मिल नहीं सकते, क्योंकि पूरा भवन लोगों से भरा पड़ा है और इस समय वो केवल अपनी आंखों से बातें करते हैं। ऐसा सुंदर चित्रण कवि बिहारी ने यहां पर किया है तीसरे दोहे में कि नायक व नायिका के मिलन, स्नेह, प्रेम व वार्तालाप के लिए वो केवल आंखों के हाव भाव से ही बातचीत करते हैं। यानी वो किस तरीके से अपने आंखों से ही बातचीत करते हैं, तो देखिए, कहत यानी कहना, कहने पर, नटत मना करना, रीझत यानी प्रसन्न होना, खीजत यानी रीझत मतलब एक मिनट रीझत का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। रीझत का मतलब होता है प्रसन्न, खींचत का मतलब होता है प्रसन्न होना। मिलत यानी मिलना, खिलत यानी खेलना, लजियात का मतलब लज्जित होना, लज्जित होना, भरे हुए यानी लोगों से भरे, भवन यानी भवन में, करत करते हैं, नेत्रों से, नैननु मतलब नेत्रों से ही बात यानी वार्तालाप। यानी यहां पर नायक और नायिका के मिलना अवस्था की बात की गई है। मिलना अवस्था का तात्पर्य होता है जब नायक और नायिका मिलते हैं तब पूरा घर, पूरा राजभवन, पूरा महल लोगों से भरा है। अब जब नायक उसको बुलाता है कहने पर तो नायिका आती नहीं, क्योंकि वह शर्माती है, और जब उसको खोजता है, क्योंकि उसे एक बार दृश्य देकर नायिका
चुप जाती है तो वो उसको खोजता है, रीजत और उसको मनाने और प्रसन्नचित करने की बात करता है, लेकिन मिलने के लिए वह नायिका अपने आप को लज्जित महसूस करती है। क्यों? क्योंकि पूरा भवन, पूरा घर लोगों से भरा है। तो उस नायक नायिका के मन की क्या बात कही है कवि ने कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात। लजियात का मतलब लज्जा महसूस होना, शर्माना। लज्जा महसूस मतलब शर्माना, यानी नायक और नायिका जब लोगों से भरे हुए महल में मिलते हैं तब वो पहले तो एक टक एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देखने के बाद मुस्कुराते हैं। नायक उसे बुलाता है लेकिन नायिका जाती नहीं क्योंकि उसे शर्म आती है, वह शर्माती है और मना कर देती है, लेकिन नायक उसे मनाता है और उसके पीछे पीछे जाता है, उसे प्रसन्नचित करना चाहता है, लेकिन दोनों मिलते नहीं क्योंकि भवन घर लोगों से भरा पड़ा है। उनको लज्जा महसूस हो रही है। भरे लौन में करता है, यानी पूरे लोगों से भरे हुए भवन में अब बातचीत कैसे हो, वार्तालाप कैसे हो, मन के भाव एक दूसरे के आदान प्रदान कैसे हो। इसीलिए वो नायक नायिका नैनन ही सो बात, वह नेत्रों से एक दूसरे को अपने मन की बातों को पहुंचाते हैं, अपने मन के हाव भाव और विचारों को अपनी आंखों के इशारे एक दूसरे के हृदय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इतना पावन सौंदर्य उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसका अगला प्रसंग लिखता हूं। अब जो चौथा है, इस चौथे का करते हैं, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कही है सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात। देखिएगा, नायक और नायिका का विरह है, नायिका के पास नायक नहीं, वह नायक तक अपना संदेशा पहुंचाना चाहती है, लेकिन कहने में लिखने में उसको थोड़ी शर्म महसूस हो रही है। तो इसीलिए यहां पर क्या कहा है कवि बिहारी ने, नायक नायिका के हृदय के मिलन के भाव को व्यक्त किया है। किस प्रकार व्यक्त किया है कि नायिका कहती है कि कागज पर, यानी कागज पर, लिखत यानी लिखना, न बनत नहीं बनता, कहत यानी कहने को, संदेशो यानी संदेश, लजात यानी लज्जा महसूस होती है। कहिए, कहिए मतलब कहना, सबू सभी से, तेरो तेरे या तुम्हारा, यो यानी हृदय, मेरे हृदय यानी मेरे, ये मतलब हृदय की बात, बहुत बढ़िया बात बताई है। कवि कहते हैं कि नायिका अपने मन का संदेश हृदय के माध्यम से ही, कहते हैं ना, मन से मन मिले तो लिखने या बोलने की जरूरत नहीं होती। अगर मन से मन किसी के मिल गए हैं तो मन की बात अगले व्यक्ति मन में ही जान लेगा, समझ लेगा, लिखने की या व्यक्त करने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहा यहां पर, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश उलजात, कही के सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि वह नायिका अपने मन के संदेशों को, अपने मन के प्रेम के भावों को अपने नायक तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन कागज पर लिखने और उसका वर्णन करने पर उसे लज्जा महसूस होती है, और नहीं वह किसी के माध्यम से किसी को संदेश देकर अपने नायक के पास भेजना चाहे, क्योंकि किसी को सुनाएगी अपने मन के प्रेम के भाव तो भी उसे लज्जा महसूस होगी, सबको ज्ञात हो जाएगा कि ये उससे प्रेम करती हैं। इसीलिए वहां पर भी वो अपने भाव बताना नहीं चाहती, न किसी संदेश वाहक के साथ संदेश भेजना चाहती है। कही के सब तेरो यो, इसीलिए वो मन ही मन में कहती है कि हे नायक,
अगर तुमने और मैंने आपस में सच्चा प्रेम किया है या हमारा दोनों का सच्चा प्रेम भाव रहा है और यदि हमारे हृदय एक दूसरे से जुड़े हैं तो मेरे मन की बात तुम्हारे हृदय तक स्वतः ही पहुंच जाएगी और तुम समझ लोगे कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूं और मैं तुम्हें याद कर रही हूं। मेरे ही की बात, मेरे हृदय की बात तुम स्वतः ही समझ जाओगे और मेरे मुझसे मिलने के लिए आ जाओगे। तो कहते हैं ना, मन माने की बात, यानी मन एक दूसरे के मिले हो तो मन के भाव आराम से एक दूसरे के समझ लिए जाते हैं। 5वां दोहा बड़ा सुंदर दोहा है, यमक अलंकार है। यहां पर कवि ने बिहारी ने गणितज्ञ भाव के अनुसार गणितज्ञ भाव के अनुसार या गणितज्ञ भाव के आधार पर, ठीक है, नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि गणितज्ञ भाव के अनुसार नायिका के सौंदर्य का चित्रण कैसे किया। देखिएगा, कहत सबे बेंदी दिए, बेंदी का मतलब होता है बिंदी, शून्य। कहत कहते हैं, सबे का मतलब होता है सभी, बेंदी का मतलब होता है शून्य। बेंदी का मतलब क्या होता है? शून्य। दिए मतलब देने पर, अंकु यानी अंक, 10 गुणों यानी 10 गुना, हो तो हो जाता है। तीय यानी स्त्री, महिला, लीलार यानी मस्तिष्क पर, बेंदी मतलब बिंदी, दिए देने पर, अनगिनतु अनेकों, बढ़त बढ़ती है, उदोतु, उदोतु का मतलब होता है प्रकाश या सुंदरता, या सुंदरता। तो यहां पर कवि ने क्या कहा है, ध्यान लगाना। कवि ने गणितज्ञ आधार पर, गणितज्ञ यानी गणित के शास्त्र के आधार पर नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहा है, कहत सबे बिंदी दिए, अंक 10 गुण होत। गणित में यह बात बताई गई है कि एक अंक के आगे यदि शून्य लगा दिया जाए तो उसका भाव 10 गुना बढ़ जाता है, उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। भाई एक अगर दिया रखा है और उसके आगे शून्य लगा दो तो वो 100 हो गया, यानी उसका 100 गुना मूल्य बढ़ गया। तो एक अंक के आगे यदि शून्य लगा दिया जाए तो उसका भाव, उसका मूल, उसका मूल्य, उसका गुण 100 गुना बढ़ जाता है। तीय लीलार बिंदी दिए, ठीक उसी प्रकार एक महिला या एक स्त्री के मस्तिष्क पर बिंदी लगाने से उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि नायिका तो पहले भी सुंदर थी और अत्यधिक सुंदरीय भाव से युक्त होने पर वह नायिका जब सौंदर्य धारण करती है और अपने ललाट पर, अपने भ्रिकटियों के बीच क्या लगाती है, बिंदी लगाती है, तो उसकी सुंदरता अनेक प्रकार से बढ़ जाती है, अर्थात वो अत्यधिक बड़ी सुंदरता से और अधिक सुंदर दिखलाई देती है। यह था गणितज्ञ के आधार पर नायिका के सौंदर्य का चित्रण। चलें आगे, 6वां दोहा। कवि बिहारी लाल ने गौर वर्ण से युक्त नायिका के सुंदर सौंदर्य का चित्रण किया है। क्या चित्रण किया है देखिएगा अपन, कि कवि बिहारी लाल ने गौर वर्ण युक्त नायिका के सुंदर सौंदर्य का चित्रण, यानी सुंदर सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया देखिएगा। दीठी न परतु समान दुधी, यानी दीठी का मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि न परतु नहीं पड़ता,
समान, एक समान, एक जैसा, द्युति यानी एक जैसी चमक, कनक यानी सोना स्वर्ण, गात यानी शरीर के अंग, ठीक है, भूषण यानी गहना आभूषण, कर यानी हाथ लगाने पर, यानी यहां एक स्पर्श भी होगा, ध्यान रखना, कर्कश यानी कठोर, ठीक है, परसी यानी छूने पर, पिछाने यानी जाने जाते हैं, पिछाने मतलब पहचानना, जाने जाते हैं। कवि ने यहां पर क्या कहा है कि नायिका का गौरवर्ण इतना सुंदर है, नायिका के शरीर के अंगों का एक एक अंग गौरवर्ण से इतना शोभायमान है, इतना चलायमान है कि उसके शरीर पर धारण किए हुए गहने दिखाई नहीं देते। देख लो, अतिशोक्ति अलंकार है कि नायिका इतनी सुंदर है, नायिका इतनी सुंदर है, यानी नायिका के एक एक अंग इतना सुंदर है कि उसने अपने शरीर पर धारण किए गए स्वर्ण यानी गहनों का चमक भी दिखलाई नहीं देती, एक जैसी हो जाती है। केवल स्पर्श करने पर मालूम चलता है कि हाँ, उसने अपने शरीर पर गहने धारण कर रखे हैं। कि दीठी न पर तु समान दुति, कनक कनक से घात, भूषण कर कर कस लगत परसी पिछाने गात। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका के शरीर का एक एक अंग गौरवर्ण से युक्त है, गौरवर्ण से युक्त नायिका का सौंदर्य इतना अनुपम और इतना अद्वितीय है कि उसको देखने पर दिखाई ही नहीं देता। कौन दिखाई नहीं देता? उसके शरीर पर धारण किए गए आभूषण। ध्यान समझना, नीचे वाली पंक्ति पहले करनी पड़ेगी कि नायिका के अंग का, नायिका के शरीर के एक एक अंग इतने गौरवर्ण युक्त हैं, इतने सुंदर हैं कि उसने अपने शरीर पर धारण किए गए विभिन्न प्रकार के आभूषणों की चमक और उसके शरीर की चमक एक जैसी हो गई, जिससे दिखाई नहीं देता। क्या? सोने से पहने हुए आभूषण उसके शरीर पर दिखलाई ही नहीं देते, वह इतनी सुंदर है। उसकी शरीर की चमक और गहनों की चमक एक जैसी हो जाने के कारण गहने दिखते ही नहीं। लेकिन जो ही उस नायिका के शरीर को स्पर्श किया जाता है, तब मालूम चलता है कि जैसे नायिका ने कोई आभूषण धारण किए हुए हैं। तो देखिए आप, कितना मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण नायिका के सौंदर्य का चित्रण कवि ने किया कि किस प्रकार उसके शरीर के एक एक अंग इतने शोभायमान है, उसकी द्युति, उसकी चमक इतनी है कि उसके धारण किए हुए गहनों की चमक और उसकी चमक एक जैसी हो जाने के कारण पता ही नहीं चलता कि उसने क्या पहन रखे हो, आभूषण पहन रखे हो। बस स्पर्श करने से ज्ञात होता है कि उसने कोई आभूषण पहने रखे थे। ये था छठा दोहा जो हमने पढ़ा। सातवां, अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह। ओहो, वही इसी को यहां पर क्या है, गौरवर्ण। ये छठा और सातवां दोहा एक ही जैसा है, ध्यान रखना, उसका प्रसंग एक ही है कि यहां पर भी नायिका के गौण युक्त नायिका के सौंदर्य का, सुंदर सौंदर्य का चित्रण व्यक्त किया है और उसकी सुंदरता दीपक की लौ के समान बताया। यानी उसकी सुंदरता को दीपक की लौ के समान बताया कि भले दीपक बंद कर दो, घर में उजाला होगा। है अतिशयोक्ति कि दीपक बुझा दो, घर में उजाला रहेगा। क्यों? क्योंकि नायिका के अंग इतने गौरवर्ण से युक्त हैं कि उसके शरीर से चमक निकल रही है और उस शरीर की निकलने वाली ज्योति से आसपास पूरा वातावरण जगमगा जाता है। कि अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह। अंग अंग मतलब होता है शरीर का एक एक अंग, नग का मतलब होता है रत्नों से जड़ित, जगमगत यानी जगमगाता है, जगमगाता है। दीप सिकासी देह, दीपक की लौ के समान। उपमा अलंकार है, ध्यान रखना। शरीर
देह का मतलब शरीर। दिया बढ़ाए, दिया बढ़ाए का मतलब होता है दीपक के, बढ़ाए का मतलब होता है बुझाने पर, बुझाने पर। हूँ रहे बड़ो उजियारो होए, उजियारो का मतलब होता है प्रकाश, गेह का मतलब होता है भवन। तो यहां पर कवि ने बड़ी सुंदर चित्रण यहां पर किया है कि अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह है। कवि बिहारी लाल ने नायिका के गौरवर्ण युक्त शरीर की सुंदरता का चित्रण करते हुए उसकी सुंदरता की तुलना दीपक की लौ के समान करते हुए बताते हैं कि नायिका ने अपने शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण और रत्न मंडित आभूषणों को धारण कर रखा है, जिससे उसकी शरीर की चमक और शरीर का एक एक अंग चमक रहा है, ज्योति पुंज से युक्त है। वह उस शरीर की आभा, उस शरीर की चमक उस दीपक के लौ के समान है, दीपक की लौ के समान है। यदि घर में अगर उस दीप जलते हुए दीपक को बुझा दिया जाए तो नायिका के शरीर से निकलने वाली चमक से पूरा घर दीप्तिमान हो जाता है, अर्थात प्रकाशित हो जाता है, जगमगाने उठता है। इतनी सौंदर्य से युक्त की धनी कौन है? नायिका, कि उसके शरीर की चमक से पूरा घर प्रकाशित हो जाता है। तो ये थे श्रृंगार के दोहे जो हमने पढ़े। अब अपन इसका काव्य सौंदर्य लिख लेते हैं। बच्चों, काव्य सौंदर्य वैसे तो मैंने आपको हर दोहे के साथ साथ बताया है कि इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें छंद तो मैंने बता दिया, गुण कौन सा है, रस कौन सा है, यह आपको मैंने बताया है। लेकिन अब मैं सब साथ लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला बिंदु, ब्रज भाषा का प्रयोग। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग। तीसरा बिंदु, दोहा छंद का, दोहा छंद की प्रधानता, पूरा दोहा छंद है। चौथी बात, श्रृंगार रस की प्रधानता। पांचवी बात, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग। छठी बात, माधुर्य गुण की प्रधानता। सातवीं बात, मुहावरों का प्रयोग। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, दृष्टांत, अलंकार का प्रयोग। ठीक है, तो ये था काव्यगत विशेषताएं, काव्य सौंदर्य, जो हमने कवि बिहारी लाल का हमने जो दोहे पढ़े उसके अंतर्गत थे। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना बिहारी लाल पूर्ण हुआ, जिसमें हमने भक्ति के दोहे, नीति के दोहे और आज हमने पढ़ लिए श्रृंगार के दोहे। आशा करता हूं आपके ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट, संशय हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।